बंद कर दिया पंखा, आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, हवा कम दे रहा है। हम्म, आज ऐसी फैल है, हवा ही नहीं आ रही है। अब मेरी बात सुनो। अब तक हमने स्टेट में क्या, हुक्स में क्या क्या पढ़ा? यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। वो यूज कॉन्टेक्स्ट में आ गया। यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया, यूज आर ई एफ हो गया, और आज हम पढ़ेंगे यूज मीमो। मेमो कह दो, मीमो कह दो, देख लेते हैं गूगल पर कितने हुक्स होते हैं। तो गूगल करते हैं। मैं पाइथन का काम आए तो ले लूँ? पक्का कर दोगे? कोई भी तरीके का हो। अब ये तो कैसे पता चलेगा? मैं कल जहाँ गया था ना, वो तो चलो नॉर्मल बात। कौन कौन से हुक्स होते हैं? यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉलबैक, यूज मीमो, यूज आर ई एफ। ये मैंने कभी नहीं देखा। यूज लेआउट इफेक्ट, अच्छा यूज इफेक्ट के सिमिलर है, ठीक है। डीबग वैल्यू, कस्टम हुक, इतने होते हैं वैसे तो। ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सारे हुक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं। तो रिड्यूसर तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं यूज मीमो, ठीक है। बहुत सारे दिए हैं इसने, नए वर्जन। हाँ, मैंने तो मेन यूज आर ई एफ, यूज स्टेट, यूज हुक, और क्या नाम है ये जो कल पढ़ा था वो, हमने पूरी वेबसाइट डिजाइन की, उसमें कहीं यूज़ थोड़ी नहीं किया उनको। अब हम आज वो पढ़ रहे हैं मीमो और कॉल बैक, इतने काम के हैं, फिर भी एक बार देख सारे ही लेंगे, क्या मालूम मालूम पड़ने पर हम ज़्यादा देख लें। तो आज का जो हमारा मेन वो क्या नाम है हुक है, वो कौन सा है? यूज मीमो। क्या है? अब पहले इसकी कहानी को समझते हैं। मीमो मतलब होता है मेमोरेंडम कह दो, या जो भी आप वर्ड यूज करो, मेमोराइज्ड कह दो। मीमो की कहानी को समझो। यूज मीमो जो है ना, वो कब यूज होता है? जैसे मान लो आपका एक स्टेट, मतलब जो हैंडल कर रहे हो उसमें कुछ ऐसे फंक्शन है, या एक फंक्शन ऐसा है जो बहुत ही हैवी है, बहुत ज़्यादा ही हैवी है, मतलब उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो रहा है, और जब भी कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो वो हर बार कॉल हो रहा है, ऑब्वियस है, तो वो काम बढ़ा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ये मेन क्या है, ऐप की स्पीड को फास्ट करने के लिए ज़्यादा काम आता है। तो मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, दिक्कत क्या आएगी?
ये थोड़ा ऐसे देखा जाए तो एडवांस टॉपिक है। एडवांस कैसे होगा कि हमें क्या ही करना है, लेकिन हमें स्पीड बढ़ा दी है। तो हम चाहते हैं कि कंपोनेंट नेसेसरी काम हो ना कंपोनेंट के उस फंक्शन के अंदर, तो ही वो दोबारा रेंडर हो। अदरवाइज जो पिछला रेंडर हुआ है ना, वापस वही काम हो जाए, जैसा ब्राउज़र करता है। आप कभी गौर से देखा करो, ब्राउज़र क्या करता है, आपकी वेबसाइट के HTML CSS जावास्क्रिप्ट को बार बार आपके सर्वर से लोड नहीं करता। वो अपनी मेमोरी में कैशे में स्टोर रखता है और वापस से उसी को रीयूज करता है। ऐसे ही जितने भी आप फ्रेमवर्क पढ़ते हो ना, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है। फ्रेमवर्क के अंदर यदि आप कुछ कमांड्स बार बार लगा रहे हो ना, तो उन कमांड को आने वाले डेटा को वो क्या करता है, एक पिछला जो आउटपुट है हमेशा उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, ताकि एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है यूज मीमो। कहानी समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? ओ नींद वाले बाबू, क्या आई बता? नहीं आई? एग्जाम्पल के तौर पर बात को समझना। मेरे बेटे को मैं एक लाइन जैसे वो मुझे सामने टकराता है, मैं उसको क्या पूछता हूँ, आज वीडियो डाला क्या? समझ में आया? ऑन 99% में हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आज का वीडियो डाल दिया है क्या? अब मेरा बेटा क्या करता है, जैसे ही मुझे देखता है ना, यदि डाला हुआ होता है तो हाँ मैंने वीडियो डाल दिया, मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले देखते हैं मुझे। या वो मुझे क्या कहेगा, मैंने अभी वीडियो नहीं डाला है। मैं जैसे कहता हूँ अरे सुन यश, मैंने वीडियो डाल दिया। मैंने कहा सुन यश, मैंने अभी वीडियो नहीं डाला है, मैं बाद में डालूँगा। वो मुझे ये 2 आंसर्स देता है। वो यूज़ मीमो यूज कर रहा है। कैसे? एक फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो प्रिडिक्टेबल है कि पिछला जो क्वेश्चन था या रेंडमली जो क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे थे वही वापस बार बार आ रहा है। वो मुझे बार बार कॉल ही नहीं होने दे रहा। हो सकता है मैं उसको कुछ और काम कहूँ, तो उसी को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज मीमो। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट हर बार कंपोनेंट जब लोड होगा उसके अंदर पर्टिकुलर एक फंक्शन को हर बार लोड नहीं करना है। बात समझ में? ताकि क्या है, फंक्शन के अंदर नेसेसरी जो पार्ट है वो रीलोड हो, बाकी ना हो। देखो रिएक्ट का सारा ही सारा काम क्या है, एप्लीकेशन को फास्ट रेंडरिंग करवाना है। समझ में आ रही है कि मेरी बात? अब यदि जब भी स्टेट चेंज होगा कंपोनेंट री रेंडर होगा, लेकिन पूरी वेबसाइट नहीं होगी, ये फ़ायदा होगा। अब ये कहता है कंपोनेंट भी री रेंडर हो रहा है ना, तो उसके अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी है वो भी बार बार एग्जीक्यूट ना हो। जो पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है और उसका कोई काम नहीं आया है, तो उसको वापस से पिछले आंसर के साथ में कंटिन्यू कर लो। उसके कॉम्प्लेक्स वर्क को बार बार रेंडर मत होने दो। मतलब फास्ट का और फास्ट होना कि कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करते हैं। अब यूज में नहीं भी मालूम है तो लोग तो अपना काम कर लेंगे, एप्लीकेशन तो बन ही जाएगी, लेकिन फास्ट नहीं होएगी। बात समझ में आ गई? तो अब हम अपना कौन सा 5वां है ना ये हुक, 5वें हुक को दोबारा से पढ़ते हैं। दोबारा से क्या पढ़ते हैं? तुम्हारे उधर हवा आ रही है क्या? ठंडी ठंडी हवा आ रही है तेरे? एसी की नहीं आती ना? मैं कल जब मानगढ़ गया था ना, तो मेरी मतलब मेरी वाइफ है ना, उसकी फ्रेंड के पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उनका पूछने गया था। तो उसकी जो सेकंड नंबर बहन है ना, वो काम लेती है और दूसरे प्रोग्रामर्स को देती है। उसको खुद को प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो उसने कहा हम ज़्यादातर काम मर्न में करते हैं या पाइथन में करते हैं। ज़्यादातर मर्न में ही करते हैं, फिर पाइथन में करते हैं। पाइथन वो कहता है पैसा अच्छा मिलता है हमें, पर हमारे पास डेवलपर कम है।
तो मेरे दिमाग में तो आया, तो मैं उनको, और वो ऐसे सर भी करते हैं काम, तो मैंने कहा कि आप काम दे देना, हम कर देंगे, बोल के तो मैं आया हूँ। हाँ सर, कपूर का तो इसमें तो ऐसे ही करेंगे हाँ, नहीं, एंट्रेंस वगैरह तो मतलब बहुत है एंट्रेंस है तो ऐसे सर रही है। ऐसे ऐसे जो नॉर्मल है ना वो तो एडवांस में मतलब वैसे नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए जो समझ में नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वो तो ऐसे ऐसे बनते ही नहीं होंगे सर, प्रोजेक्ट ही नहीं बनाते, कंपनी बनाती ही नहीं होगी। जो फ्रीलांसिंग वगैरह से लेते हैं ना तो वो तो इतने कॉम्प्लेक्स बनाती ही नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सर ये डिस्कॉर्ड जैसा बना लेंगे, डिस्कॉर्ड सर देखा हुआ है? मेरा बेटा कहता रहता है डिस्कोड डिस्कोड, वो क्या सर होता है ये? बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हम मतलब उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं और अपने कई बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना तो उसके अंदर ही हम बना सकते हैं, वेबसाइट के अंदर बनाने को पता है हम्म। उसके अंदर ही बना सकते हैं। वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट तो बनाते ही नहीं है कोई, फ्रीलांसर वगैरह से तो नहीं होते। वो ज़्यादातर बिजनेस होंगे उनकी वेबसाइट वगैरह यही होती है। वो तो घंटों के अनुसार काम के पैसे देते हैं। फायदे में हम्म। डेटा एनालाइज का होगा ज़्यादातर यही होता है Python में। ट्रेडिंग वगैरह ये सब होता है Python से। क्या हुआ? देखो, मेरे बेटे के एक दिन में आ जाए 850 रुपये। सो ये निकाल लिएगा आप, ये अब निकलने वाला है। तो सर ये कब कैसे हो गया है, कम ऑनलाइन नहीं कैसे हो हो रहा है, गया? ये 28 दिन के हैं, 90 दिन के देखो, 22,890 रुपये हैं। हो गया कैसे वो हाँ, पेमेंट वाला, कहाँ मिली पेमेंट? आगे वो मैं जाके आया था ना, तो वहाँ मैंने सब जगह नंबर देख के आया, यहाँ वाले से मैं नंबर ले लिए थे, मैंने उसको कॉल लगातार किया। अब जो पैसे हैं वो कुछ पैसे निकल जाएंगे। सेटअप कंप्लीटेड है। व्हेन यू विल गेट पेड, इफ़ यू मीट पेमेंट थ्रेश होल्डर, Typically receive your payment यू between हैव नो पेमेंट 21st होल्ड। and 2nd of month, द 21 से पेमेंट 26 के बिटवीन बीच में। 21 से 26 तारीख के बीच में आएगा। अब ये क्या है, पेमेंट है स्टोर और पेमेंट होल्ड, तो मालूम है क्या ये सब? ओ, मैंने सर एक्सपीरियंस नहीं है मतलब। विशु बोला है करो सर, हम्म। बीकानेर का तो वो बता दीजिए, कौन? बीकानेर का और कौन है? यूट्यूबर है सर, बीकानेर का अजीब से, हम्म। हाँ, क्या है? काका फिरोज काका 07? ए बारे वो नहीं क्या ब्लॉगर्स और आना सके बोला है मेरे को, पास सुनता करो, इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ़ योर पेमेंट पेमेंट पार्टनर प्रोग्रामर मेकिंग फुल कॉन्टेक्ट एंड बिल्डिंग ऑडियंस। टैक्स प्रोग्रेशन और वेरिफिकेशन, मेथड सिलेक्शन, पेमेंट कैंसिलेशन, कुछ स्टेप्स होता है, पेमेंट रिसीव करने से पहले क्या करो, टैक्स की बोलेगा, वेरीफाई करेगा, मेथड देगा, कैश है वो रेट्स दिखा
ये क्या है ये? वैल्यूज है, करेंसी वैल्यू। इंडिया कहाँ है? ऊपर है सर, इंडिया तो वही है ना। इंडोनेशियन है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये ना सर भी लिखा हुआ है। सफर कहाँ लिखा हुआ? फर्स्ट टाइम देखो तो एक और ऊपर गया क्या लिखा? ये इंडोनेशियन है, तो इंडियन तो है नहीं। कन्वर्जन है कैसे ये, इसके चार्जेस हैं। हैंडल ऑन होता है। चार्जेस है इसके स्टार्ट के। कुल मिला के कब पैसे आएंगे ये कैसे पता चलेगा? लगाना 21 से 26 में, 26 तारीख तक तो हो जाएगा। ट्यूटोरियल देख लेना था इसका। और पेमेंट रिसीविंग यूट्यूब का शो हो जाएगा। पता नहीं अभी किस तारीख का परसों है ना? आज 19 है ना? जैसे 20 21 तो अगले हफ्ते में आएगा। इसके टोटल आएंगे कितने? परसेंट वाइज है क्या सर, इसमें भी कितने निकाल सकते हैं? हम्म कितने परसेंट निकाल सकते हैं? कितने परसेंट नहीं है, वो मंथली कैलकुलेट करता है। चलो अभी तो हम पढ़ते हैं। हम यहाँ जाएंगे ना एडसेंस ऑफ फॉर यूट्यूब, तो यहाँ बता देंगे टोटल कितने रुपए हैं। उसके अभी तक 173 हुए हैं। योर बैलेंस अपडेट मंथ ऑफ एडसेंस ऑफ यूट्यूब यू विल एस्टिमेटेड। 173 कितने होते हैं? वो होता है हाँ, तो इसके अभी 15,000 आएंगे और हुए ज़्यादा है, वो तो $200 से ऊपर गए। टैक्स कटेगा ना सर? नहीं टैक्स कटेगा नहीं, बता देगा देखिए अभी। 173 रुपये 1 मई से 18 मई, अभी 18 तारीख तक का होगा 173 है। 1 30 से अप्रैल तक के बीते थे, मार्च के ये थे $94। देखो सबसे पहले मार्च के आए थे $94, ये उसके थे। फिर अप्रैल के आगे कितने? 173। अभी बैलेंस कितना बचा है? 173। अब बनेगा किसका? ये है किसका? अप्रैल का। मई का अब आएगा। अभी इसके स्टार्टिंग बैलेंस हो गया, मई का अब जुड़ेगा। अब बात समझ में आ गई क्या?
अभी वो एवरेज मंथली कितना कमा रहा है यदि हम देखना चाहें तो एनालिटिक्स पर जाएंगे ना, तो ये मंथली अभी 11,364 इसका मंथली 28 दिन का अमाउंट है। तो अब यदि ये कंसिस्टेंसी रखता है ना अपना, तो इसका मंथली जो होगा वो 11,300 होगा। मतलब एक फ्रेशर प्रोग्रामर की जॉब लगता है ना, इतना पैसा वो कमाने लगे। कितने से क्या आमतौर पर एक फ्रेशर जॉब लगता है तो स्टार्टिंग में उसको 10-11 हज़ार मिलते हैं 4-6 महीने। कम मिलते हाँ, हैं कम मिलते हैं एक यदि एक फ्रेशर प्रोग्रामर है तो उसको कम ही मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 6 महीने, वो उसको क्या काम आता है, वो पढ़ के आया हुआ है, ये उनको बेनिफिट मिलता है उस भी आप वो रख लेते हैं। कंपनी को जो वापस इनकम है वो बचे हुए 6 महीनों से उससे होती है। ठीक है, तो हमारा जो हुक है वो कौन सा है, यूज मिमो, ये रहा यूज मिमो हुक्स लेट देखो ये इसने जो बात की, is a React hook that lets you cache मतलब कैश मेमोरी वाला, the result of calculated between re-render, मतलब वो मेमोरी को क्या कर देगा, हैंडल करके रख लेगा। अब कैश वैल्यू क्या है, यूज मेमो कैलकुलेट वैल्यू और डिपेंडेंसी में यहाँ पर हमारा फंक्शन आ जाएगा आमतौर पर। ठीक है, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है तो ये थोड़ा सा क्या है मैशी बताएगा। देखो एग्जांपल के तौर पर एक टू डू लिस्ट बनाई हुई, ठीक है, तो व्हाट्स टू डू टैब, विजिबिलिटी टू डू कौन सा है, यूज मीमो, फिर क्या है फिल्टर टू डू में टू डू और टैब पास कर दिया। ठीक है, तो पहला क्या हो गया फंक्शन, और दूसरा इसने एक एरे पास कर दिया यूज मेमो के अंदर। तो ये थोड़ा सा अलग है, अलग तो क्या है मतलब, अब हम यूज मेमो अलग से देखते हैं। मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ इसका, इस कारण से मुझे देख कर ही बताना पड़ेगा। है काम का, पर इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते कि जहाँ हम इसको यूज करें। सही है हाँ? करने में आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जैसे ज़्यादातर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो हमेशा इनको यूज करते ही हैं। द यूज मेमो हुक इन द रिएक्ट is used to memorize result of a computation, which helps to optimize performance of avoid unnecessary recalculation, जो मैंने आपको बताया। It take two argument, a function that perform the computation and the array of dependency, कि उसको कब कब कंप्यूट करना है उसकी डिपेंडेंसीज बता दो। ये है पहला फंक्शन है, और दूसरा एरे ऑफ डिपेंडेंसी है। The function is only re-execute when one of dependency is changed. Otherwise, use memo return the cache value from the previous render. ये बहुत ही बढ़िया आंसर है, आप इसको उतारो, ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। इससे एक बार में क्लियर हो गया, इससे हमें ज़रूरत ही नहीं है कोड को देखने की। यूज मीमो का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तुम्हें, कब यूज करना है। अब इसको नहीं भी यूज करेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट की स्पीड को बूस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मान लो एक कंपोनेंट के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क हो रहा है ना, उसको हैंडल करने के लिए।
कौन कौन उसकी क्लास आए थे क्या तुम उस क्लास में? किस में? गिट वाली में? गिट वाली में कैसी थी? बढ़िया थी सर, क्लास तो थी। अच्छा से समझ में आ गया? पढ़ाते सही है, हाँ, सही पढ़ाते हैं। वो तब भी रखा हुआ है। मुझे मालूम है कि वो भयंकर क्वालिटी देंगे। सिमिलरली गिटहब की भी क्लासेस लगी हैं, उसके बाद चार चार या पांच क्लासेस लगी नहीं, साथ में ही लगेगी, 4-5 क्लासेस तक ये नहीं होएगा।
उतार लिया क्या इसको? आया क्या ये समझ में? तो बताओ इसमें क्या क्या दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है? फंक्शन। फंक्शन को वापस एग्जीक्यूट होने देता है एक ही। अब वो कहता है कब होना है, वो दूसरे में बताओ डिपेंडेंसीज पर किस किस पे ये फंक्शन डिपेंडेंट है। हम बिना किसी कोड को देखे खुद से हैंडल करते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। इस थ्योरी काफ़ी है इसको समझने के लिए। हमने अपने VS कोड खोला, पहले तो मुझे ये बताओ कौन कौन ने एग्रीजा के चैनल, जो कौन सा वाला चैनल व्हाट्सअप चैनल पर नहीं है? वो आप हो, व्हाट्सअप चलाते हो ना? एग्रीजा के चैनल पर हो क्या? तुम हो, तुम हो, तुम हो, और तुम? व्हाट्सअप चैनल से इसलिए जुड़ जाओ, जो भी सैटरडे स्पेशल क्लास होगी ना, वो उसी पर आएगा, वो उसी पर लिंक आएगा, और बाकी सब जगह लिंक भेजना पॉसिबल नहीं होएगा। हमने यूट्यूब पर डाल दी है पब्लिक वीडियो उसकी, गिट की। कौन सा फोल्डर है हमारा ये? बुक्स वाला से नीचे देखो अब देखते हैं, मैंने लिखा मीमो .jsx। हालांकि ये टॉपिक काफ़ी वो है, देखते हैं इसको बंद करके इसी की हवा आती है क्या। RSF लिखा मैंने, और इस मीमो को मैंने index.js पर कॉल कर लिया। मीमो को कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ हेलो लिख दिया, और रन करवा लेते हैं किसको, npm start जाना पड़ेगा। cd hook npm start। आप क्या npm start की जगह कुछ और लिख सकते हो? हाँ सर, कैसे? 5-6 करके कुछ भी नाम उसके पैकेज.json में जाओगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट, इसकी जगह कुछ और लिख दो। या आप ऐसा भी लिख सकते हो npm run react script start, react script। तो अब react स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? तो मैं लिख देता हूँ गो, तो या npm run go लिखूँगा तो ये हो जाएगा। npm run build लिखूँगा, npm run test, npm run start है एक्चुअल में इसकी पूरी कमांड। npm start हम शॉर्ट में लिखते हैं, npm के बाद रन आता है, फिर ये रन होता है। हाँ, इसको बंद करने में थोड़ी आवाज़ आई है इसी के, है ना? एक यहाँ लगानी पड़ेगी, एक टन की ऐसी, ऐसे हवा है इधर इधर लोगों को। लाइटर और बच्ची को भी दो टन है। 2 टन वाले में वही बात है, बहुत महंगी पड़ जाती है। कवर तो मेरे को पाओगे। ये केवल 2 डेढ़ महीने फैल होएगी। अभी यार जैसे बारिश स्टार्ट होगी ये सेट हो जाएगी। कब है सर वहाँ? ये किसी को पता ना, मत किसी को नहीं पता। गर्मी से हालत खराब है। गर्मी से हालत भयंकर ख़राब हो गई, उठती तावड़ा। कौन सा बैच है? मीमो। अब देखो, मैंने यहाँ पर
एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, यहाँ बना देता हूँ लेट, या ऊपर बना देते हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा लेट माई फन, ठीक है। और उसके अंदर मैंने लिख दिया आई एम कॉलिंग, आई एम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, लॉग आई एम कॉलिंग, ठीक है। और इस फंक्शन को मैंने सिंपल माई फन लिख दिया, ठीक है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आई एम कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ स्टेट चेंज करता हूँ, तो लेट एक्स सेट एक्स, और यहाँ मैं लिख दिया यूज स्टेट और उसकी वैल्यू लिख दी 1, ठीक है। कॉप 2 बार लिख दिया, एक वाई और बना दिया, ठीक है। एक्स और वाई 2 वेरिएबल बन गए। ये एक्स का वेरिएबल है और ये वाई का वेरिएबल। बटन बनाया एक्स के लिए और वाई के लिए भी, यहाँ मैंने ऑन क्लिक पर फंक्शन कॉल कर दिया। तुम्हें गिट की क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, भले आता हो। वो कुछ चीज़ें वो बताता है जो ऑनलाइन वाली यूट्यूब वाले देखना। थोड़ा सा क्या है कि सोचने का नज़रिया बदलता है। उसका वीडियो ज़रूर देखना। मेन जो गिट की क्लास है ना, उसके अंदर केवल गिट को समझाया गया है और उसके यूजेज को बताया गया है। गिटअप के बिना कोई भी गिट को गिटअप के बिना जूम नहीं करता है। आप करते हो क्या? ये इसमें काम आ जाए व्हाट्सएप वगैरह में, इसको कोड पुश करने में, उसका डायरेक्ट है ना। मतलब कहीं ना कहीं अपलोड कर रहे हो ना आप, हाँ उसके बिना केवल नॉर्मल आपका खुद का कंप्यूटर पर गिट का कहाँ यूज आ रहा है वो समझा रहा है ना वो बता रहा है। तीन स्टेप वाइज होता है तो यदि प्रोजेक्ट को कैसे डील करना है, यदि आपके पास प्रोजेक्ट है तो आप उसको कैसे डील करोगे, उसके अंदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम को समझाया है। पर हेडिंग में वर्जन डाल के उसको कंटिन्यू सकते हैं, नहीं हटाना है, बीच में स्किप करना है। जैसे जो कोड लिखा हुआ है वो पुराना वर्जन वाला हम्म, कि वो अगर नए वर्जन वाला कोड सही नहीं लगे तो वापस पुराने वर्जन वाला हाँ, वो चीज़ें समझाई उसने। बहुत पहले 2 साल पहले पढ़ा था यार, यूज़ नहीं किया है कभी, इसीलिए सर वो वो इस हिसाब से आप बताया। यूज़ नहीं करते ना सर, तो फिर वो पढ़े काम है भूल जाते हैं। देखो मैं भी क्या है, मुझे मालूम वो लड़का कितना टैलेंटेड है, वो लोगों को कैसे मालूम? तो मैं वर्कशॉप्स के थ्रू समझा रहा हूँ। हाँ, एक्चुअल में क्या है, ये मेरे पास 6 महीने के लिए है। उसने कहा 6 महीने के अंदर यदि मैं 4-5 लाख रुपए महीने पर तो नहीं पहुँच पाऊँगा ना, तो मैं फिर कंपनी वापस ज्वाइन कर लूँगा। 6 महीने में आपके लिए और मेरे लिए हो, बात समझ में। तो मुझे 6 मंथ के अंदर, हर हाल के अंदर खूब सारे प्रोजेक्ट्स, वो कहते काम मैं कोई भी कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, तो मुझे खुद का करना है। तो एक जगह खुद का हो गया, देखो कितनी अच्छी बात है, खुद का करना है तो उसने एक जगह को अपना माना। वो नॉन टेक्निकल पर्सन है, मालूम है क्या? बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, इसमें बायो में।
दैट एक्स। मैं एज ए टीचर काम करना सिखाता हूँ या प्रोग्रामर काम करना सिखाता हूँ। वो एज ए प्रोग्रामिंग करना सिखाता है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे काम कर सकते हो, कुछ मतलब मिनटों में, घंटों में। सही है। हम्म? पहले दिन ही बोली थी ना एक बात। क्या? ये बात मैंने पहले दिन ही बोली थी ना, आप एज ए टीचर प्रोग्रामर ज़्यादा बेटर है। ये बात मैंने पहले दिन ही बोली थी क्या? जो आपने अभी बोली एज ए टीचर वाली। टीचर मतलब हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करके मैं जाके होना था कि हाँ। सामने को समझ में आए। प्रोग्रामर मतलब जल्दी जल्दी कैसे मिलता है टेक्नोलॉजी वगैरह का आप जब एक चीज़ मास्टर कर सकते, टीचर एक चीज़ में मास्टर करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखा देता है। और प्रोग्राम जो उसे नई टूल्स टेक्नोलॉजी हाँ, वगैरह वो तो हम एक दोनों मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बो बने रहे। वो जितने मार्केट में टूल्स है ना जिनको यूज करना कॉम्प्लेक्स है, वो उनको सिखा रहा है। अभी फ़िलहाल तो इसको समझते हैं। आई एम कॉलिंग हर बार आ रहा है ना, चाहे एक्स में चेंज हो चाहे वाई में चेंज हो, 6 बढ़ता जा रहा है ना नंबर। ठीक है, ये दोनों में ही चेंजेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये फंक्शन है, ये मैं मान के चलता हूँ बहुत ज़्यादा हैवी है। इतना ज़्यादा हैवी है कि इससे मेरा सिस्टम पूरा स्लो हो जाता है। कंपोनेंट ऐसा मानना है तो नहीं मानना है, लेकिन मेरे इसके अंदर काम तभी पड़ता है जब एक्स में चेंज हो। एग्जाम्पल के तौर पर इसने रिटर्न में लिखा हुआ है RETURN, रिटर्न में आई एम कॉलिंग, और मैंने इस रिटर्न के वैल्यू को, माई फन के वैल्यू को लेट एम नाम से मैंने इसमें ले लिया, और इस एम को मैंने इस बार यहाँ प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब देखो आई एम कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये आई एम कॉलिंग हर बार लिखा हुआ आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ ये फंक्शन तभी कॉल हो जब एक्स में बदलाव हो। देखो हमने यहाँ वाई लिखा ही नहीं। दोबारा से देखते हैं, ये हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, है ना। और फंक्शन भी क्या है, ये बार बार कॉल हो रहा है। ठीक है, console.log भी लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ हम एक विंडो डॉट अलर्ट और लिखते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, डन कॉल होएगा साथ साथ। अब जब भी मैं एक्स को करता हूँ तब भी डन प्रिंट हो रहा है, वाई के केस में भी डन प्रिंट हो रहा है, दोनों ही केस में डन प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, डन कब प्रिंट हो? केवल एक्स के केस में। तो वो डिपेंडेंसी क्या है इसकी, एक्स है, लेकिन फंक्शन बार बार कॉल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या यूज करूँगा, यूज़ मीमो। ठीक है, उसमें क्या काम करना है, माई फन को हैंडल करना है। कब करना है? जब एक्स में चेंजेज हो। बात समझ में? रुक तो जा। फर्स्ट टाइम एक्स में चेंज हुआ है, अब मैं वाई में चेंज कर रहा हूँ, क्या पॉपअप आ रहा है? नहीं, लेकिन आई एम कॉलिंग रिजल्ट आया हुआ है उसका, जो लास्ट रिजल्ट था वो वैसा का वैसा है, लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो कॉल हो रहा है। तो कंपोनेंट हर बार अंडर हो रहा है, तब मेरा हर बार फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। मेरा फंक्शन कब कॉल हो रहा है, जब उससे रिलेटेड चेंजेज आ रहा है। तो होता है क्या, जब भी फंक्शन कॉल होता है उसमें जो भी कोड लिखा है वो सारा रन होएगा। समटाइम कुछ कोड ऐसा होता है कि वो हमें पर्टिकुलर सिचुएशन पर ही रन करवाना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब गौर से देखा जाए तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर यूज इफेक्ट भी यही काम करता है। यही सर आ रहा था दिमाग
है ना, दिमाग में है ना। अब यूज इफेक्ट क्या नहीं करता, रिजल्ट रिटर्न नहीं करता, वो एक एग्जीक्यूटर है। वो पिछला आउटपुट नहीं देता, ये पिछला आउटपुट दे रहा है लाइन नंबर 10 में। एम के पास लिखा हुआ आ रहा है आई एम कॉलिंग। यूज इफेक्ट में फंक्शन कॉल तो हो जाएगा, वैल्यू उसकी डिस्प्ले नहीं होएगी, कैसे कराओगे? बात समझ में आया? ये फंक्शन का जो पिछला कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो होल्ड करके रख रहा है, और वो चेंज तभी होगा जब उसमें कोई चेंजेज आएगा। मतलब वो मेमोरी में से उसको कैलकुलेट कर रहा है। अभी तो सर यूज इफेक्ट के अंदर दे सकते हैं ना हम आप एक वेरिएबल के अंदर जो भी लाओगे ना, वो सेम सर यूज इफेक्ट के अंदर भी तो दे सकते हैं। जो ये रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न यूज इफेक्ट के अंदर भी तो किसी यूज स्टेट का है, या वेरिएबल दे सकते नहीं दे सकते उसके अंदर यूज इफेक्ट के अंदर। उसके लिए आपको एक स्टेट बनाना पड़ेगा। सिर्फ वेरिएबल को एम के अंदर जो मेरा वेरिएबल है ना, जो एक लोकल वेरिएबल है, ओवरराइड कर दे तो वेरिएबल को कैसे करके दिखा दो। देखो यूज इफेक्ट के अंदर देखो अब मैं समझाता हूँ। मैंने इसको कमेंट किया, ठीक है, मैं लिखा लेट एम नाम का वेरिएबल है, ठीक है, यूज इफेक्ट। अब मेरा एक फंक्शन है, एग्जीक्यूटर हो गया, तो उस एग्जीक्यूटर को हम यहाँ लिख दे। क्या नाम है, माईफन तो लिख नहीं पाऊँगा मैं, वो सर कॉल कराऊंगा। अंदर जाके कॉल कराना पड़ेगा। एक तो फंक्शन एक्स्ट्रा बन गया यहाँ, ठीक है। और कब कॉल कराना है, जब एक्स में चेंजेज हो। अब मैंने लिख दिया एम इजिकल टू माईफन, यही तो। अब रन करवा लो, नहीं आएगा। कहाँ आया है? एम तो पहले बार में आना चाहिए, एम की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है ना, आई एम कॉलिंग, वो कहाँ है? चलो फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। फंक्शन तो कॉल हो गया, आउटपुट चाहिए वो नहीं आ रहा। मुझे, तो आउटपुट लाके तो ऑब्वियस बात है, फंक्शन तो कॉल हो गई। मेमोरी में कहाँ है? मीमो का मेन ही काम है ना लास्ट आउटपुट को होल्ड करना। यदि इसको होल्ड करना है तो आपको यहाँ एक और स्टेट फालतू बनानी पड़ेगी। सेम ही तो कोड लिखा है मैंने। ये ओवरराइड क्यों नहीं होता? ये ओवरराइड हो रहा है, उसके बाद में रेंडर नहीं हो रहा होगा ये। नहीं, वो रेंडर हो रहा है ना, तो वापस वैल्यू नहीं बदल रही उसकी। मतलब यहाँ पर एम में वैल्यू बदल रही है, यूज इफेक्ट जो है वो पहले इफेक्ट को हैंडल कर रहा है। वो दोबारा रेंडर होगा तब ये वैल्यू आ जाएगी। तो कर लेते हैं। क्या एक्स उस समय दोबारा नहीं बनेगा क्या? हाँ सर दोबारा एम दोबारा बन जाएगा ना? नहीं है ना पॉसिबल, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। बस इतनी सी बात है, और ये एडवांस टॉपिक में काउंट होता है रिएक्ट के, जबकि सो रहा था काम। क्यों? क्योंकि हमें कहानी नहीं मालूम। हमने ज़्यादातर टाइम किस में कंज्यूम किया? स्टोरी में, कि मीमो का कहाँ यूज है, कहाँ यूज है, कहाँ यूज। जब तक नहीं आता है ना, आंसर क्लिक नहीं होएगा। राइट डाउन दिस कोड इनटू योर नोटबुक। रोज का एक बुक होना है, आज का एक बुक हो गया। एक कम है, हाँ, कम है। कम तो है दो पर तीन होने चाहिए। अब है कि अब 2-3 बुक और बचे हैं। अब मैं कल आई, रात को लेट था, सोया ही 1 बजे हूँ। तो आज तो मैंने क्लास ली है, बस छुट्टी ना हो। मेंटली मैं एक स्टेबल स्टेज में नहीं हूँ। मैं लोगों की तरह कम नींद के अंदर काम नहीं कर सकता, क्योंकि लोग काम नहीं करते, केवल आते हैं कम नींद में। हाँ, आज मैं इतने ही पढ़ा पाऊँगा, ठीक है, कल ज़्यादा पढ़ लेंगे।